हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस लेके आया हूं। जो फ्रेंड्स आज का हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे और इस प्रैक्टिस टेस्ट को फ्रेंड्स दीजिए, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल में जो भी आपका फुल डिस्क्रिप्शन रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोलंबो में स्थापित होने वाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त और किस देश की संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड्स एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान। तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कोलंबो बंदरगाह पर भारत, श्रीलंका और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें 51% हिस्सेदारी श्रीलंका की होगी तथा 49% हिस्सेदारी भारत और जापान की संयुक्त रूप से होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला सौर रसोई गांव जहां प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा से संचालित स्टोव पर रसोई बनाई जाती है किस राज्य में स्थित है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में स्थित बांचा गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित रसोई वाला देश का पहला गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 3 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 89वां स्थान, 89वां स्थान। तो विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का 100 फिर याद रखिएगा भारत को 181 देशों में 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कितने देश थे तो 181 देश थे जिसमें से भारत का 89 स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राष्ट्रीय उद्योग में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्यजीव के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो 5 का ए इज द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की सरकार की महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र की कोई भी महिला जीवन शक्ति योजना के तहत पैसा कमा सकती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि अप्रैल 2020 में किस भारतीय बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा को जारी किया है। तो 6 का बी इज द राइट आंसर कि आईसीआईसीआई बैंक। तो फ्रेंड्स हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा देने की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधित सामग्रियों की सहायता पहुंचाई है। तो 7 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मालदीव। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ तथा अस्पताल के उपयोग संबंधित सामग्रियों को सहायता पहुँचाई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो फ्रेंड्स शशि थरूर को उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को और उनकी पुस्तक छीलते हुए अपनों को के लिए दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का वह कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना की पूरी तरह लागू करके देश का पहला हर घर राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि गोवा। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर राज्य बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वासुदेव मोही को। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने हेतु किया गया। तो 11 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर यानी कि त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी का आयोजन भारतीय चाय बोर्ड द्वारा त्रिपुरा में किया गया।
अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सोफिया केनिन को 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में हराकर महिला एकल खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईगा स्वितेक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वितेक ने अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर जीता है। इस ईगा स्वितेक का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और वह टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कपास को विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो ब्रांड नाम दिया गया है वह क्या है? तो फ्रेंड्स 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कस्तूरी कपास। तो फ्रेंड्स भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच सितंबर 2020 में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई है? तो 15 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पंचायती राज दिवस। तो फ्रेंड्स 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य गांव की हर संपत्ति को ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कर झगड़े की स्थिति को कम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि ग्रामीण विकास के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में शीर्ष स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रूस ने। तो रूस द्वारा इस वर्ष पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। इसके जरिए आर्कटिक्स की मौसम संबंधी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 18 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्तिकला गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो क्या थीम था फ्रेंड्स? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो फ्रेंड्स 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई एफडीआई नीति का निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत ने अपने सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ नई एफडीआई नीति का निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत भारत की सीमा से सटे सभी पड़ोसी देश भारत की सहमति के बिना यहां निवेश नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो 21 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत राजस्थान ने की है। याद रखिए कौन सा राज्य? तो राजस्थान ने की है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है उसमें शामिल नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो BBIN मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया फ्रेंड्स, भूटान हो गया, भारत हो गया और नेपाल के बीच संपन्न किया गया है। इसके तहत इन देशों के मध्य यात्री एवं कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बीजिंग। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो खेल होगा वो कब होगा? तो याद रखिए फ्रेंड्स 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? तो बीजिंग चीन में होगा। ठीक है ना, चाइना में होगा। अगर बात करें 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल तो ये कब होगा? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये होगा 2026 में। ठीक है, ये कब होगा? तो 2026 में होगा। और कहाँ पे होगा? तो मिलान इटली में
होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर देखिएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 24 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बिमल जुल्का को। तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि कुसुम योजना। तो फ्रेंड्स केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महिलाओं की T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व की रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एलिशा हिली ने। तो महिलाओं की T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, किसकी खिलाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिशा हिली ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण पर शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो 27 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि आईआईटी कानपुर। तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में निजी जेट टर्मिनल बनाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यानी कि कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली भारत में निजी जेट टर्मिनल बनाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता, ये सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ है, पटना, ये सही होगा। तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, तो बेंगलुरु। का भी पूछता है कि ये एयरपोर्ट किस राज्य से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है क्या कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना की है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा तेल के संयुक्त रूप से प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट में कुल प्लास्टिक कचरे का 70% प्लास्टिक डीजल में बदला जा सकेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीके यादव। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैथ्स का क्वेश्चन क्या करूँगा ना, मैं आपके वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, 31 हो गया। ठीक है, इसको पहले आप लोग बनाइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, और ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है 36 नंबर, 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और ये है फ्रेंड्स आपका 37 नंबर क्वेश्चन, ये 38 नंबर, 39 और फ्रेंड्स ये हो गया आपका 40 DI का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिएगा 40 नंबर हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन से फिर से आपका मैथ्स नहीं है, तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पैराथायरॉयडाइड। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पार्वुट ग्रंथि से स्रावित होने वाला पैराथायराइड हार्मोन जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह उत्पन्न होती है। यह हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में इसके पुनरावशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। तो दिए गए विकल्पों में से परमाणु क्रमांक तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है, सबसे ज़्यादा इसी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 43 नंबर कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मोटा होता है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैकरीन। तो सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक है, इसका उपयोग मधुमेह की रोगी करते हैं। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो कि चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो 44 का बी इज द राइट आंसर की कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के
एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति का वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मिश्रित फसल। तो किसी खेत में एक ही समय में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने की पद्धति को मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि एक नॉटिकल मील का मान बराबर होता है। तो फ्रेंड्स 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 1.852 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर बात करें एक बैरल, तो एक बैरल का भी एग्जाम में पूछता है कि एक बैरल बराबर 159 मीटर होता है। याद रखिएगा, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट 746 वाट होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है और एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाशिक में। यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है वह क्या कहलाती है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि प्रकीर्णन। तो वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैस, जलवायु और धूल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अन्य रंगों की तुलना में लाल के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फलतः प्रेक्षक तथा पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की अधिकता होती है। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक लेंस की क्षमता +2.0 डायप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो 49 का डी इज द राइट आंसर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो मानव शरीर के हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। कुछ डीएनए जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नहीं देख पाते, लेकिन ये कण जो होते हैं प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश के किरणों के फैलने को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। स्टार्च विलयन एवं दूध और पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि HCl + HNO3। तो 3:1 अनुपात में HCl है 3 अनुपात में और HNO3 है 1, तब यानी कि 3:1 याद रखिएगा। ठीक है, 3:1 तक का ताज़ा मिश्रण को एक्वा रेजिया करते हैं जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थक होता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में कौन, तो एक्वा रेजिया सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है। तो 52 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है जिसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में त्वचा का नीलापन आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर के ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो 53 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि निम्न में से कौन द्विपरमाणु गैस है। तो 54 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या हो गया, नाइट्रोजन, ये द्विपरमाणु क्या है, तो द्विपरमाणु गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका है 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो किस में होती है, तो डी इज द राइट आंसर हो गया कि गामा किरणों में। तो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति की ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया। तो फ्रेंड्स 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि वाल्डेयर। तो W वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था।
व्युत्क्रमणापत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 57 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का। तो वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लेक्लांसे सेल और डैनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो 58 का बी इज द राइट आंसर यानी कि काइटिन का। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है? तो 59 का बी इज द राइट आंसर यानी कि वर्ग 17। तो आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो 60 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सीजियम। तो सीजियम अब तक ज्ञात सभी धातुओं में सबसे अधिक मुलायम धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 61 का सी इज द राइट आंसर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा खुला वक्र के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है कि अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है? तो 62 का डी इज द राइट आंसर यानी कि टीन। तो टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर को उत्कृष्ट धातु है? तो इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सोना हो गया, ठीक है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और चांदी हो गया। ठीक है, सोना, प्लेटिनम, चांदी और मरकरी ये क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये उत्कृष्ट धातु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर है कि बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? तो 64 का ई इज द राइट आंसर कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बायोमास अवशोषी को जलाने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? तो 65 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि XC2 संरक्षण। तो फ्रेंड्स, XC2 संरक्षण में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर होता है। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान XC2 संरक्षण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत वर्णित है? तो 66 का डी इज द राइट आंसर यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका, याद रखिएगा अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि भारत में निम्न में से किस वर्ष में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? तो 67 का इज द राइट आंसर यानी कि एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संसदीय चुनाव 2004 एवं 2009 में हुए थे। याद रखिए 2004 में हुए थे और 2009 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो 68 का ए इज द राइट आंसर यानी कि भारत की। तो शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले संसद में उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। ठीक है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी है। याद रखिए कब से जारी है? तो 1962 से जारी है, 1962 से। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो 69 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 1965 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं और 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा है। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो 70 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्देशना लागू हो तब संसद लोकसभा का कार्यकाल अधिनियम बनाकर अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 ही वर्ष तक वो बढ़ा सकती है।
अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो 71 का ए इज द राइट आंसर कि केवल राज्य। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो 72 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि भाग 3। तो संविधान में भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 73 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वीपी मंडल। तो वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। तो किसने किया? तो मोरारजी देसाई ने। कब किया? तो 1979 में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? तो 74 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संविधान के मूल ढांचे में कानून का शासन, ठीक है, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर हो जाएगा कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूंजी आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 75 का ए इज द राइट आंसर कि 2007 में। तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूंजी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो 76 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, याद रखिएगा अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो 77 का बी इज द राइट आंसर कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो हमारे देश में पंचम पंचवर्षीय योजना के निर्धनता उन्मूलन की योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो 78 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। तो अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 79 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो धन विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 80 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 97वां संविधान संशोधन। तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों की एक संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो 81 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण कर सकता है, एक पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 40। तो संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अकाल आयोग का क्रम से सजाए। तो देखिए फ्रेंड्स 83 का राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या पहले क्या हुआ था? तो स्मिथ आयोग, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो कैम्पबेल आयोग, उसके बाद क्या हुआ? तो स्ट्रेची आयोग, उसके बाद क्या हुआ? तो लायल आयोग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसका डेट बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्मिथ आयोग जो हुआ था वो कब से हुआ था? तो 1860 से 61 तक। कैम्पबेल आयोग जो हुआ था वो 1866 लेके 1867 तक। स्ट्रेची आयोग जो हुआ था वो 1878 से लेकर 1880 तक। और लायल आयोग जो हुआ था 1897 में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर है कि 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जगजीवन राम के द्वारा। तो 1976 ईस्वी में जगजीवन राम द्वारा एक राजनीतिक दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से मैच कौन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो पहले हम लोग मिला दे क्या, मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय, ये सही है। ईस्ट इंडिया, हेनरी विवियन डेरिजियो, ये भी सही है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट, ये सही है। आप देखिए न्यू इंडिया, तो ये न्यू इंडिया जो होगा वो महात्मा गांधी नहीं होगा। न्यू इंडिया पत्रिका जो है एनी बेसेंट से संबंधित है। याद रखिए किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से नहीं है, तो एनी बेसेंट से संबंधित है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था, ठीक है, याद रखिए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था और न्यू इंडिया को एनी बेसेंट से संबंधित है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर कि शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो 86 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने। तो शिमला सम्मेलन 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 में, याद रखिएगा, में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने भी भाग लिया। महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया। शिमला सम्मेलन लॉर्ड लेवल द्वारा बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 87 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि रामोसी विद्रोह, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका जो डी है वो आपका क्या नहीं है, तो मैच नहीं कर रहा था। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड देखिएगा रामोसी विद्रोह तो पहले कब हुआ था? तो 1877 से लेकर 1887 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, ठीक है ना, ठीक है। तो यह हुआ कहाँ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, ठीक है। और यह जो अकाल जो हुआ था, यह विद्रोह हुआ था, अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुँचाया पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध किया गया था, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये नायर आंदोलन है, ये केरल, ये सही है। ये आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु, ये सही है। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, ये सही है फ्रेंड्स। और रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, उससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 88 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि इलाहाबाद। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। याद रखिए किसने की? तो जॉर्ज यूले ने की। वे कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय या प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर सैयद अहमद खान। तो 1875 में, याद रखिए कब? तो 1875 में अलीगढ़ स्कूल एवं 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और मुस्लिमों में तर्कवाद एवं धर्म सुधार के उद्देश्य से अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की निम्नलिखित में से किसे 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई है, साथ ही 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भी भेजा गया? तो फ्रेंड्स 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर को सरकार के विरुद्ध आक्रमण एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने एवं हथियार बांटने के आरोप में 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी दोषी माना था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस से आग्रह किया गया है कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे? तो 91 का बी इज द राइट आंसर, कि जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस से यह आग्रह किया गया है कि वह समाजवाद की अपना लक्ष्य घोषित करे। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन डलहौजी के सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो फ्रेंड्स 92 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवध का अधिग्रहण। तो फ्रेंड्स अवध का अधिग्रहण डलहौजी की राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी, क्योंकि इसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर है कि बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो 93 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुगल सम्राट ने। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1764 में जीतने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। इसी संधि के
अंतर्गत शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप में से देनी पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन सही है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसमें से कौन सही है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए देखिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हैदर अली पराजित हुआ। तो फ्रेंड्स ये गलत है, हैदर अली पराजित नहीं हुआ, हैदर की जीत हुई थी। और कब हुई थी, तो 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, अगला देखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुई थी, तो हैदर ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो फ्रेंड्स ये गलत है, हैदर की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ, तो टीपू ने अंग्रेजों को हराया। तो टीपू ने अंग्रेजों को नहीं हराया, तो टीपू की हार हुई थी। और ये कब हुई थी, तो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू की पराजय, टीपू की हार हुई। तो फ्रेंड्स टीपू की हार हुई एवं टीपू की मृत्यु हो गई थी कब, तो 1799 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग पर उसके निरंकुश कार्यों के कारण महाभियोग चलाया गया, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है। तो 96 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस। तो लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु याद रखिएगा सबसे पहले कब हुई थी, तो 1805 ईस्वी में हुई थी और उसे गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि मानव ने अग्नि का प्रयोग, ठीक है, अग्नि का प्रयोग करना सीखा। तो अग्नि का प्रयोग कब करना सीखा, तो 97 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में मानव अग्नि का प्रयोग भोजन को पकाने में करने लगा। अग्नि ने अंधकार में प्रकाश फैलाया, शरीर में ऊर्जा का संचार भी अग्नि के कारण संभव हुआ। इस काल में मानव ने वस्त्र निर्माण भी शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण पड़ताल हुई। तो 98 का 20 राइट आंसर, यानी कि 16 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो 99 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजराज ने। तो राजराज ने 985 से लेके 1014 ईस्वी ने 1010 ईस्वी में राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राज एवं उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव एवं विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। चोल राजाओं ने इन मंदिरों पर अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। तो 100 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वीणा। तो औरंगजेब संगीत को इस्लाम का विरोधी मानता था, परंतु वह वीणा बजाने में दक्ष था। अकबर नगारा बजाने में दक्ष था, अकबर नगारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका जो एडिटोरियल का जो प्रैक्टिस टेस्ट ले रहा है आप लोग का फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और बहुत अच्छा आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज का भी दिन मैं आप लोग को ये जो हमारा जो बिहार का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है छठ पूजा, उसी के दिन मैं आप लोग को वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग का एक भी दिन क्लास मिस ना हो आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे शेयर ज़्यादा से जरूर, बस फ्रेंड्स आप लोग को शेयर करना है ना। और जो भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स आप ही लोगों के लिए चैनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी चीज़ है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर आप क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, या कोई भी पीडीएफ किसी भी चाहिए तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी कि मनुषी। तो इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची को
मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक से पहले वह एक तोपची थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने भू राजस्व की वसूली के लिए जब्ती प्रणाली को शुरू किया था? तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अकबर। तो अकबर ने भू राजस्व वसूली के लिए एक नई प्रणाली, जब्ती प्रणाली चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नक्शबंदी। तो फ्रेंड्स, नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरक्ष पालन पर बल दिया। नक्शबंदी सिलसिले की सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 नंबर है क्या कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो 104 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक खैराती अस्पताल। तो फ्रेंड्स, दार उल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 105 नंबर क्वेश्चन है आपका। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त घोड़ी की अस्थिपंजर किस स्थल से है? तो फ्रेंड्स, 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुरकोटदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा स्थल से घोड़े की अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है आपका। 106 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कि बोल रहा है क्या कि गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है क्या कहलाती थी? तो फ्रेंड्स, 106 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खिल्ले। तो गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी खिल्ले कहलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन है आपका। किस शासक द्वारा वातोपीकोंडा की उपाधि धारण की गई थी? तो 107 का 20 राइट आंसर है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापीकोंड की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल से प्राप्त मृद भांड किस संस्कृति से संबंधित है? तो 108 का ई इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उत्तर वैदिक काल में सभी संस्कृति से संबंधित मृद भांड मिले हैं। तो गैसवापर्णी मृद भांड ये सही है, चित्रिस घुसर मृद भांड ये भी है, काले व लाल मृद भांड संस्कृति ये भी है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति ये भी आपका सही है। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर कि किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? तो 109 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथ के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो 110 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अयोध्या अभिलेख। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसमें इनके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 111 का ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, कुतुबपुर वैशाली, ताराहिड, गया, सोनुआर, रोहतास से प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के साथ साथ हड्डी का भी उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसे हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया? तो 112 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मदत्त। तो फ्रेंड्स, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया। अगला क्वेश्चन 113 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कलिंग को मगध राज में मिलाया था? तो 113 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि महापदम। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि महापदमनंद, यानी क्या कि जो महापदमनंद ने कलिंग को मगध राज में मिलाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 114 नंबर कि निम्न में से किसने औंदरपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की? उदंतपुरी। तो याद रखिएगा 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोपाल ने। तो पाल वंश के शासक गोपाल ने उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115 नंबर कि कर्नाटक
सॉरी कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कर्नाट वंश, तो याद रखिए कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ठीक है, कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी कि नान्यदेव। कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वह नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित थी। ठीक है ना, कर्नाट याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, कर्नाटक नहीं कर्नाट हो जाएगा, सॉरी। 116 नंबर है क्या कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1770 ईस्वी में। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन 1770 में किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वेंसीटॉट को नियुक्त किया गया। 1781 ईस्वी में परिषद को समाप्त कर दिया गया और उन स्थान पे रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पद सृजित की हुआ और विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोपालगंज। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो 118 का डी इज द राइट आंसर है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो मुखिया या उप मुखिया जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र वापस लेने के लिए उन्हें 7 दिन का समय मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस क्रांतिकारियों ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी? तो 119 का सी इज द राइट आंसर कि बंकिम चंद्र मित्र ने। तो पटना के क्रांतिकारी विक्रम बंकिम चंद्र मित्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 120 का इज द राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने, याद रखिए श्री कृष्ण और तेजेश्वर प्रसाद ने 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है आपका 121 नंबर कि त्रिवतर समपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण था? तो 121 का डी इज द राइट आंसर यानी कि 12वीं। तो त्रिवतर समपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य लक्षण था। अगला क्वेश्चन 122 नंबर कि निम्न में से कौन से वर्ग प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 122 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि कृषि, MSME, निर्यात ऋण और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में अंतर्गत निम्न वर्ग आते हैं कौन कौन? कृषि हो गया, MSME हो गया, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा हो गया, हाउसिंग हो गया, सामाजिक अधोसंरचना हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो 123 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 2012। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का वर्तमान आधार वर्ष 2012 है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि भारत के सभी ATM को जोड़ने का कार्य करता है। तो 124 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के सभी ATM को जोड़ने का कार्य करता है। भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रभावी राजस्व घाटा है। तो 125 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर है। तो याद रखिएगा कि यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों की निकाय दिया जाए तो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है, तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 126 का ए इज द राइट आंसर कि 1997 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन 127 नंबर कि निम्न में से किसे व्यापक मुद्रा
बोर्ड मनी कहा जाता है? तो 127 का सी इज द राइट आंसर यानी कि M3 को। तो M3 को व्यापक मुद्रा यानी कि बोर्ड मनी कहा जाता है। इसमें जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा एवं बैंकों के पास शाब्दिक जमा शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो 128 का सी इज द राइट आंसर यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन 129 नंबर है कि निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? तो 129 का बी इज द राइट आंसर कि लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व के द्वारा आय की असमानता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 130 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 5वां। तो सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर की केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो 131 का डी इज द राइट आंसर कि करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सा का है। यह कुल व्यय का 20% है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर की बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? तो 132 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बांका। तो बिहार में शहरीकरण की सर्वाधिक दर पटना में 43.1% एवं निम्नतर दर में बांका 3.5% में है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के तहत। अगला क्वेश्चन 133 नंबर की बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई थी? तो 133 का सी इज द राइट आंसर कि 2013 और 14। तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013 से 14 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि लैमातोल की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? तो 134 का ए इज द राइट आंसर कि मणिपुर। तो लैमातोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में स्थित है। इसी पहाड़ी के पश्चिम भाग से बराक एवं इरांग नदी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर कि बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 135 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अर्ध जलवायु। तो बिहार के पूर्वी भाग में अर्ध जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में चर्चित रही अंबरनाया नदी किस देश में बहती है? तो याद रखिएगा 136 का ए इज द राइट आंसर यानी कि रूस में। तो रूस के अंबरनाया नदी में हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल के रिसाव के कारण कुछ किलोमीटर तक इस नदी का पानी लाल हो गया तथा इस पूरे क्षेत्र में रूस द्वारा आपातकाल लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि NH2 बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? तो 137 का सी इज द राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स 137 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये सी इज द राइट केवल 2, 3 और 4, मतलब क्या औरंगाबाद हो गया, गया हो गया और सासाराम हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, केवल 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि NH2 जो कोलकाता से नई दिल्ली तक जाती है वह बिहार के 4 जिलों से गुजरती है, गया, औरंगाबाद, सासाराम और भभुआ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है? तो 138 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शेखपुरा हो गया, शिवहर हो गया, अरवल हो गया और लखीसराय हो गया। तो ये आपका बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 139 नंबर कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो 139 का सी इज द राइट आंसर 90 से 130 दिन। तो भारत के केवल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 1 जून तक मानसून केरल में पहुंच जाता है और भारत में मानसून के पहुंचने को मानसून का आगमन और भारत से मानसून के वापस लौटने का मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत में प्रवेश करता है और सितंबर के अंत तक यह महत्वपूर्ण भारत में वापस लौट जाता है। अतः जून में सितंबर के मध्य मानसून की अवधि लगभग 100 से 120 दिनों की होती है। ठीक है, यानी कि 90 से 130 दिन एवरेज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? तो 140 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उपयुक्त सभी देश जो है सीमा इजराइल से लगती है। मिस्र एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा इजराइल से लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फिलिस्तीन हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया और सीरिया हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा
141 नंबर क्वेश्चन है क्या कि विश्व के सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में पाई जाती है? तो 141 का ए इज द राइट आंसर कि अमेरिका। तो विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में पाई जाती है, जबकि सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक क्रमशः भारत, चीन एवं अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो 142 का बी इज द राइट आंसर कि 27% से 32%। तो प्रवाल एवं समुद्री जीव होता है जिसके विकास के लिए आवश्यक लवणता 27% से 32% होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 143 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन। तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन यानी कि कोल्ड लोकल विंड है? तो 144 का बी इज द राइट आंसर यानी कि मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल यह एक कठोर ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिमी दिशा से उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है। आमतौर पर इस दौरान मौसम साफ रहता है और यह पर्यटन गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो 145 का सी इज द राइट आंसर कि पश्चिमी चंपारण में। तो नवादा के धारवाड़ क्रम की चट्टानों, नालंदा के मैदानों भाग में मुख्यतः बांगर मिट्टी का क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जहाँ पे टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सुपौल मैदानी क्षेत्र जहाँ खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सुपौल में खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 140 है कि निम्न में से असत्य कथन को पहचान करें। राज्य है और उसका गठन वर्ष है। किस राज्य कब गठन हुआ? तो देखिएगा सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, त्रिपुरा का जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेघालय का 1971 में नहीं हुआ था, मेघालय का जो हुआ था 1972 में ही हुआ था। ठीक है, 1972 हो जाएगा। मिजोरम का फ्रेंड्स हो जाएगा 1987 में और अरुणाचल प्रदेश का 1987 याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स त्रिपुरा और मेघालय का जो 1972 में हुआ था और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका महादेश के बीच स्थित है? तो 147 का सी इज द राइट आंसर कि नास्का प्लेट। तो कोकस प्लेट प्रशांत महासागर एवं मध्य अमेरिका के बीच स्थित है। नास्का प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 148 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 एवं टेंगर 4 द्वीप किस सागर या खाड़ी में स्थित है? तो 148 का क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर कि बंगाल की खाड़ी। तो भाषण 4 एवं टेंगर 4 द्वीप हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बना है जो बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है। वर्तमान में यह रोहिंग्या का निवास स्थान हो गया है। अगला क्वेश्चन 149 नंबर कि बिहार के किस जिला को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है? तो 149 का डी इज द राइट आंसर यानी कि भागलपुर। तो फ्रेंड्स भागलपुर जिला से गंगा नदी बीचों बीच प्रभावित होती है जिससे भागलपुर 2 भागों में विभक्त दिखता है। अगला क्वेश्चन है आपका 150 नंबर क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले हैं। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला केवल गोपालगंज ही है। केवल कौन है फ्रेंड्स? तो गोपालगंज है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आपका फ्रेंड्स अगर आपका जितना स्कोर हुआ होगा ना तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग का थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हैप्पी छठ पूजा फ्रेंड्स। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और हाँ उसके साथ टेस्ट दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।